नाउ द नेक्स्ट इज एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, अब एनर्जी रिसोर्सेज हम लोग को पता है सर वो चीज जो हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, दे आर एनर्जी रिसोर्सेज। अब हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग के अंदर एनर्जी, भाई मैं अगर ये रिकॉर्ड कर पा रहा हूं तो कब रिकॉर्ड कर पा रहा हूं, जब मेरे पास इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रहा है, एनर्जी। मेरे पास कैमरा है तो उसके अंदर बैटरी लगी है, वो एनर्जी। ठीक है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए। तुम लोग देख रहे हो तो तुम लोग को भी क्या होगा, चार्ज होगा प्रोडक्ट, तभी तुम लोग देख पाओगे। तो इट इज लाइक कि मैं ये जो प्रोडक्ट है, मतलब जो एनर्जी रिसोर्सेज है मेरे कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ठीक है, मुझे खाना बनाना है तो वहां पर भी हम लोग को क्या होता है, जैसे हम लोग को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पर हीट एनर्जी, तो उन्होंने बताया कि एनर्जी रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग की लाइफ हमारे उसके बिना इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स, लाइक कहां से जनरेट हो सकती है, फ्यूल मिनरल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम। ठीक है, एंड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ये अलग अलग हमारे पास क्या क्या मिल रहे, देखो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं हमारी एनर्जी। अब जितनी भी अगर हम लोग देखो कोल है, ठीक है, कोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज होती है वहां पर एनर्जी जनरेट करने के लिए कोल यूज होता है। इवन तुम लोग को पता है ना, सबसे पहली जो ट्रेन स्टार्टिंग में चली थी जो, तो वो काय के लिए, कोयला ही यूज कर रहे थे, उसके अंदर कोल ही यूज कर रहे थे, कोल इंजन जिसको बोला गया हम लोग के पास। तो इनिशियली हम लोग को ये इतना ज्यादा जरूरी होता है जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेस हैं वो। अब नाउ और डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाउ दी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सर ये क्या लेकर आप नई चीज, तो इसको समझने के लिए पहले दो चीज समझते हैं, दैट इज कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। कन्वेंशनल सोर्स मतलब जो ट्रेडिशनल सोर्स हमको पता है, इनिशियली पुराने समय से हम यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो ये खत्म भी हो जाए, एग्जॉस्ट भी हो जाए। देखिए बहुत पहले के समय से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, मतलब हजारों सालों से हम इसको यूज करके हमको पता है और हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अभी तक इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट हम सर्च या तो कर रहे हैं, बहुत से के मिल गए, नहीं भी मिले हैं बहुत सारी चीजों के। तो इट इज लाइक कन्वेंशनल सोर्स एंड इट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स, मतलब विच इज रिलेटिवली न्यूअर देन दिस कन्वेंशनल सोर्स। अभी अभी इसको हमको पता करें, ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूट सर्च कह सकते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स। और अभी जब ये पुराने समय से मिले तो एक टाइम पे ये हो सकता है खत्म हो जाए, बट इट इज लाइक कि खत्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है, इसका यूजेज करना, तो दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देयर आर ऑल्सो टू मेजर हेड्स लाइक रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो कि ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, दे आर लाइक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो रिन्यू नहीं होते हैं, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ डिस्कस करते हैं सबसे पहला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो पहले से समय को पता चला था, दैट इज सिंपली कोल। हम लोग हमारे इंडिया के अंदर बताया कि मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल कौन सा है भाई साहब, कोल है। ये हम लोग को जितने भी नेशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है उसका सब्सटेंशियल पार्ट तो हमको कौन प्रोवाइड कर देता है, कोल ही प्रोवाइड कर देता है। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोर। लिग्नाइट, लिग्नाइट क्या होता है भाई साहब, इट इज लो ग्रेड ब्राउन कोल। ठीक है, लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट, मतलब ये सॉफ्ट होता है और इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट नंबर पे है, ठीक है, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट क्या होता है, ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल हुआ। एंड द थर्ड नंबर इज बिटुमिनस। बिटुमिनस मोस्ट कॉमन या मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल जो हम लोग कोल बोलेंगे वो कौन है हमारा, बिटुमिनस। ठीक है, तो तीन प्रकार के हमारे कोल के टाइप्स हुए, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट एंड बिटुमिनस। आगे मूव करते हैं। ये देखो कोल, कुछ सीन बताया, आगे समझ में आया। कोल अभी समझा हम लोगों ने, कोल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, कमर्शियल यूज में भी। मैंने बताया ना, इंडस्ट्रीज के अंदर इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम ऑयल, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसे पेट्रोल बनाते हैं। तो पेट्रोलियम कैसे होता है, पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स फॉर द इंडिया आफ्टर कोल।
कोल के बाद जो दूसरा एनर्जी का सोर्स हम लोग लेकर आए हैं दैट इज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम रिफाइनरी एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्री फॉर द सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टाइल एंड न्यूमरस केमिकल फर्टाइल, इट इज लाइक फर्टिलाइजर्स. ठीक है, बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज होती है जहां पर हम लोगों को पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट होती है. अब सर जो हम पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या, ये वो इंडस्ट्रीज होती है जो क्रूड ऑयल को जो पेट्रोलियम में कन्वर्ट करके दे रही है. ये क्या है, ये नोडिंग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नोडल इंडस्ट्री बताया. इट इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट, या ऐसा बोल सकते हैं इट एक्ट एज अ सपोर्ट इंडस्ट्री टू देम. क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जब सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या केमिकल इंडस्ट्रीज, मुझे किसकी यूज करना पड़ेगा, मुझे पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर मुझे कौन, पेट्रोलियम रिफाइनरीज. हमारे इंडिया के अंदर ठीक है रिलायंस पेट्रोलियम जो रिफाइनरी है, इट इज लाइक दी एशिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी हम लोग को इंडिया में देखने को मिलती है. अबाउट 63% ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज फ्रॉम मुंबई. ठीक है, मुंबई से अप्रोक्सीमेटली हमको 63% पेट्रोलियम जो है प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है. एंड 18% ऑफ द मैप लोकेट्स विद 3 मेजर ऑफ फील्ड्स. अब कहां पर 3 मेजर ऑफ फील्ड्स में से हम लोग को क्या मिलता है, बाकी का 18% मिलता है ऑफ द वेस्टर्न इंडिया. और असम जो है दैट इज द लार्जेस्ट दैट इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग, क्योंकि लार्जेस्ट सर महाराष्ट्र होगा, मुंबई में 63%, दैट इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया. नाउ ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1956. एक स्टैटस ये याद रखना. ठीक है, ONGC कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से क्या करता है, ऑयल वेल्स होती है, इसके अंदर ये रिफाइनरीज हुई. ठीक है, ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज के बाद हमको पेट्रोलियम मिला और फिर वो बाद में फर्दर हम लोग के यूज के अंदर आया. ठीक है, नाउ दी नेचुरल गैस. नेचुरल गैस क्या होता है सर, ये वो गैस होती है जो कि क्लीन एनर्जी रिसोर्स होती है. ठीक है, क्लीन एनर्जी रिसोर्स मतलब ये सर इको फ्रेंडली मेजर हम लोग बोल सकते हैं सर, ये एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती है इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम. सर ये पेट्रोल के साथ भी और विदाउट पेट्रोलियम भी हमको देखने को मिलता है. कौन भाई साहब, हमारा नेचुरल गैस होता है. ठीक है, हम लोग यूज करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, CNG, ये सब चीज हमको इसमें देखने को मिला. नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हाँ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हम लोग को कहां से मिला, इट इज लाइक हम लोग को किसमें, पेट्रोल के लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG पेट्रोल के साथ, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पेट्रोल के बिना, ये हमको देखने को मिल जाती है. इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. कैसे बताया सर, ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के तौर पे, मतलब इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल भी हम लोग यूज कर रहे हैं. कौन सी इंडस्ट्री में, इन दी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, एज वेल एज सोर्स ऑफ एनर्जी. LPG, CNG अभी डिस्कस करा हम लोगों ने, जितने सारी गाड़ियां होते हैं आजकल तो सब उसके अंदर हम लोग LPG, CNG व्हीकल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं. इवन जो हम लोग फूड मतलब घर के अंदर हम लोग बनाते हैं उसके अंदर भी हम लोग को गैस जो LPG वो रिक्वायरमेंट है. तो इट इज लाइक इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज हम लोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं. देखो दी 1700 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स. क्या क्या पता है भाई साहब, देखो कौन कौन, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन, ये किससे लिंक कर रही है, इट लिंक्स मुंबई हाई एंड बेसिन ऑफ दी, देखो ये बेसिन ऑफ द फर्टिलाइजर पावर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स. क्या हुआ, जो ये मैंने पाइपलाइंस का सिस्टम बताया था, ऐसी ये गैस पाइपलाइंस भी काई की डली है जो कि लिंक कर रही है. हजीरा बीजापुर जगदीशपुर क्रॉस पाइपलाइन जो है ये मुंबई से कनेक्ट कर रही है बहुत सारे फर्टिलाइजर पावर प्लांट्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन द वेस्टर्न एंड नदर्न इंडिया. ठीक है, वहां पर ये कनेक्ट करिए और जिससे ज्यादा से ज्यादा हम लोग इन इंडस्ट्रीज के अंदर यूज कर रहे हैं डायरेक्टली जो गैसेस नेचुरल गैस है उसे. नेचुरल गैस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्यूल ऑफ द प्रेजेंट कंट्री. ठीक है, क्योंकि सर क्यों कहा जाता है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई साहब ये एक तो इको फ्रेंडली सोर्स है और ये जितनी भी आजकल इंडस्ट्रीज है हम उसके अंदर नेचुरल गैस को यूज कर रहे हैं. इट इज लाइक कि हाँ भाई इसलिए हम उसको फ्यूल ऑफ प्रेजेंट कंट्री बोल सकते हैं. Now the next part is the electricity. इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सभी अच्छे से पता है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या है. बिना इलेक्ट्रिसिटी के भाई साहब हम लोग ये कॉमनली चीजें नहीं देख सकते. एक बार इलेक्ट्रिसिटी का पावर फेलियर हो जाता है, पावर कट ऑफ हो जाता है,
तो उस पर्टिकुलर 10-15-20 मिनट के लिए हम लोग कितना ज़्यादा हम लोग मतलब हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है उस 10-15 मिनट में। तो सोचो इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है हम लोग के लिए। इवन हम लोग तो कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब हम लोग तो नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़, और उसमें कितना हम लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो सोचो वो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, आईटी इंडस्ट्रीज तो भाई साहब पूरी की पूरी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब देयर आर एन नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज व्हिच आर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी इलेक्ट्रिसिटी फॉर देयर प्रोडक्शन। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे थे, यहाँ तक हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया था। नाउ इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, तो हम लोग का पहला पार्ट आया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो समझ में सर नॉर्मली पानी और इलेक्ट्रिसिटी, तो पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे सर पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो फास्ट फ्लोइंग वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जनरली क्या होता है, डैम्स इसीलिए तो कंस्ट्रक्ट हो रहे, डैम में ऊपर से तेजी से पानी जाता है और यहाँ पर फिर क्या होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं, उससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इंडिया हैज नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, लाइक अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हैं इंडिया के अंदर। जनरली जो डैम्स बने हैं वही इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बनाए। जैसे दी भाखरा नंगल जो हमारा प्रोजेक्ट है, द भाखरा नंगल प्लांट जो प्रोजेक्ट एंड दी कोपाली हाइडल प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, कोपाली हाइडल प्रोजेक्ट ये और इसके अलावा भी बहुत सारे नर्मदा रिवर्स के हैं, बहुत सारे अलग अलग नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग को क्या करते हैं जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज थर्मल मतलब जो भाई साहब जहां पर हीट का यूज करेंगे, तो जनरली उन्होंने बताया था थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इनकी यूज से हम लोग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे एंड देयर आर ओवर 310 थर्मल पावर प्लांट्स इन दी इंडिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी का कुछ स्ट्रक्चर किस तरीके से है। नाउ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अभी तक हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देखा। नाउ दी नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं जो कि रिसेंटली नए नए आए हैं, मतलब नए नए इन द सेंस कि इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑब्वियसली नॉन कन्वेंशनल कि भाई ये इतनी जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होंगे एज कंपेयर टू दी कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि हम लोग का जो, क्योंकि क्या हो रहा है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही जा रही है तो क्या हो रहा है सर उनका हम लोग का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। कंजम्पशन बढ़ रहा है मतलब इन द टर्म्स फूड का डायरेक्ट कंजम्पशन हमारा, प्लस इंडस्ट्रीज की भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो अब ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसके चक्कर में हमको क्या करना पड़ेगा सर, ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। अब ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई तो हमको क्या करना है सर, कहीं ना कहीं से तो एनर्जी लाना है और हमारे पास एक ही सोर्स है कन्वेंशनल सोर्स। तो इसका डिपेंडेंसी को, और इसके लिए हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोल वगैरह हम लोगों ने समझा, कोल, पेट्रोलियम, और इसको बनने में कितना टाइम लग रहा है। तो इसका डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए जो सब्स्टिट्यूट हम लोगों ने देखे दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, दे आर रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ये रिन्यू हो जाती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है, बायोमास जो हम लोग बायोगैस जनरेट होते हैं वेस्ट मटेरियल से। तो इस प्रकार की हम लोग को कुछ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में तुमको डिस्कस आराम से अच्छे से समझ रखा है। तो वो लाइक अब सबसे पहले देखते हैं सोलर एनर्जी, ठीक है, बहुत पॉपुलरली अभी इसका यूजेज बढ़ चुका है सोलर एनर्जी का। वेयर क्या होता है जहां पर इस तरीके से सोलर पावर प्लांट्स होते हैं और इस सोलर पावर प्लांट्स के अंदर हम लोग एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे इंडिया का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ये एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि सनरेज प्रॉपर आती है, तो भाई हम लोग उसका क्यों यूज नहीं कर रहे, और भाई सूरज की किरण जो उससे गर्मी बन रही है वो तो हम खत्म ही नहीं होने वाले हैं, तो इट इज लाइक हम लोग उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। राजस्थान के कितने मेजर इलाकों में आजकल क्या हो रहा है, सब वहां पर घर घर में क्या हो रहा है, हम लोग सोलर पावर प्लांट्स लगा रहे हैं सो दैट उससे हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट मतलब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो इट इज लाइक कि इंडिया उन्होंने बताया कि हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती है क्योंकि हम लोग की जो लोकेशन है वो इतनी फीजेबल है, ठीक है। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी जो होती है, ठीक है, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी ये क्या करता है, सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। It contribute to the environmental conservation as well as adequate supply of the, अब लोग क्या होता है भाई साहब मैन्योर टू द एग्रीकल्चर, सिंपली
हम लोग जो हमको इलेक्ट्रॉनिक, जैसे समझो जो हम लोग अगर कोई भी फ्यूल को यूज कर रहे हैं तो वो हम लोग के लिए कहीं ना कहीं वेस्टेज हो रहा है, इकोनॉमिक के लिए कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है एनवायरनमेंट को, बट ये ना तो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, मतलब एनवायरनमेंट को भी कंजर्व कर रहा है और हमारे लिए बेनिफिशियल भी। डायरेक्टली हमने सन की रेस का ही यूज करके इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली। नाउ दी विंड पावर, ठीक है, विंड पावर हम लोग हवा की स्पीड से, ठीक है, उससे हम लोग करते हैं। नाउ इट लाइंग दी विंड सुपर पावर भी बोलते हैं वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा विंड से इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, जनरेट कर रहे हैं। The largest wind farm cluster is located in the Tamil Nadu from नागरकोइल टू मदुरई, ठीक है, जो नागरकोइल है वहां से मदुरई तक का लार्जेस्ट हमारे इंडिया में विंड फार्म बना हुआ है, जहां पर क्या होता है, विंड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक है। नागरकोइल एंड द जैसलमेर इज वेल नोन फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इतनी प्रॉपरली अच्छे से ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं इसका एनर्जी का, इसलिए प्लेस पॉपुलर है। Let's move ahead. Now the biogas. Biogas is now a biological gas. Simply कैसी गैस हो रही है, जो कि हम लोग जितने भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है, उन वेस्ट से हम लोगों ने क्या करा, ये गैस को जनरेट करा और बाद में उसको एज अ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हम लोग एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं। बायोगैस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। बायोगैस रूरल एरियाज में बहुत कॉमन है, क्योंकि जितना भी वहाँ का एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, जितने भी प्लांट्स का वेस्ट, मतलब जो भी शर्ब्स, फार्म वेस्ट, सबको उसके अंदर वो डाल देते हैं। एक ऐसा मान लो, आई गेस वेट जस्ट फॉर अ सेकेंड, या क्या होता है, जितना भी देखो इस तरीके से जितना भी वेस्ट हुआ ये इस तरीके से कंटेनर में स्टोर करा। इस कंटेनर में स्टोर करने से क्या हुआ, यहाँ पर से गैस जनरेट हो रही, ठीक है। जो गैस जनरेट हो डायरेक्टली हम लोग को क्या करने में, जैसे उन्होंने बताया, अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, मिथेन जो गैस हम लोग को कुकिंग और हीटिंग के अंदर हम लोग यूज करने को मिलती है, ठीक है। एनारोबिक डिस्कम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग को पता है आराम से एनारोबिक है कि भाई ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसकी डिकम्पोज होता है और वो हमारे लिए मीथेन रिलीज करके हम वहाँ पर, हमको इसका प्रोसेस नहीं समझना, बट लाइक कि हाँ किस तरीके से हम लोग नेचुरल गैस का यूज करते हैं, ठीक है। इवन इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द लॉस ऑफ द ट्रीज। क्यों? क्योंकि फ्यूल वुड के लिए तुमको पता है कि सर रूरल एरियाज में जनरली फ्यूल वुड के लिए हम लोग लकड़ियों को यूज करते हैं, लकड़ियां पेड़ से काटते हैं या फॉरेस्ट से लेकर आते हैं। तो उससे क्या हुआ, जब लकड़ी को पेड़ से या फॉरेस्ट से लेकर आए तो वो हमारे लिए एटलीस्ट थोड़े लेवल पे तो डिफॉरेस्टेशन का काम कर ही रहा है। तो उसके कारण क्या हुआ, अब उस चीज को हटाया, प्लस जितने भी काउडंग केक्स है या हम लोगों ने काउडंग केक्स या जितने भी मतलब कंडे हो गए, काउडंग केक्स और जो भी जितना भी एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट निकल रहा है, उन सब से हम लोगों ने क्या करा, उस सब से जो एनर्जी बनाई, दैट इज हम लोग के लिए बायोमास एनर्जी, ठीक है। और इट इज लाइक बायोगैस। टाइडल एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी के नाम से हमारे कि टाइड से जो एनर्जी हम लोग जनरेट कर रहे हैं, ओशियनिक टाइड्स कैन बी यूज फॉर जनरेट टाइडल इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अंदर क्या होता है, ये सी वाया पाइप दैट कैरीज थ्रू पावर, इसके अंदर क्या होता है, और उससे टरबाइन को जनरेट करके जनरेटर और टरबाइन यूज करते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। A 900 megawatt tidal energy power plant is set up here by the National Hydropower Corporation। कहाँ पर, in the Gulf of Kutch। और यहाँ पर टाइडल एनर्जी को हम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। देखो कुछ इस तरीके से ये सी बेड, ये उन्होंने बताया, ये करंट्स आए, ओशनिक करंट्स, और इससे ये चलेगा और यहाँ से फिर क्या होता है, टाइडल टरबाइन लगाया और उससे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। नाउ दी जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में क्या बताया, देखो थर्मल मतलब वही ऑब्वियसली हीट का यूज करके, तो इट इज लाइक जियोथर्मल एनर्जी रिफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जियोथर्मल मतलब जियो यानी हम लोग अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर से, तो अर्थ के अंदर की जो हीट होती है, ठीक है, हम लोग को पता है सर अर्थ के अंदर ये हीट होती है, तो अर्थ के अंदर की हीट से, ठीक है, हम लोग जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, दैट इज जियोथर्मल energy। It is so hot that when it rises, the earth's surface turns into steam and this steam is used to drive turbines and generate electricity। मतलब इतना गर्म होता है कि उसे हीट स्टीम से निकलती है और उससे फिर क्या करता है, ये टरबाइन को चलाने में मदद कर देता है और टरबाइन से फिर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं। देखो ये कुछ इस तरीके से बताया कि यहाँ से स्टीम्स निकाला है इन्होंने और उस स्टीम से ये लोग ने टरबाइन और जनरेटर का यूज करके क्या करा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी। क्लियर हुआ?
नाउ न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स है, उनसे हम लोगों ने जो हीट जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी या जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटम के स्ट्रक्चर को अल्टर करने से जो हम लोगों ने उससे जो हीट निकाला और उससे जो हम लोगों ने पावर जनरेट करा, उसको हम लोगों ने बोला कि न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी। द फॉर्म ऑफ हीट एंड दिस इज यूज्ड टू जनरेटेड इलेक्ट्रिक पावर को यूज करने में हम लोग को मदद मिली। कहां पर ज्यादा पॉपुलरली हमको देखने को मिलता है? इट इज द अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अलावा जो अरावली रेंजेस है, वहां पर हमको एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर को यूज करने में कॉमनली देखने को मिला। दी मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज ऑल्सो रिच इन थोरियम, ठीक है, और उनसे भी हम लोग क्या करते हैं? एटॉमिक एनर्जी जनरेट करते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, हम लोगों ने अच्छे से समझ रखा है कि क्यों, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्यों करें, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है हम लोग की कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम इसका एक्सेसिवली अब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सर मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी रहेगी, बट लाइक क्या कि मैं उसको कंजर्व भी करना है, क्योंकि अगर मैं आज ही सब यूज कर लूंगा तो मैं नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे के पाऊंगा, क्योंकि अगर ये एग्जॉस्ट हो गई तो इसीलिए बोला कि सर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट किया जाए, ताकि हम क्या कर सकें, इसे कंजर्व कर सकें, फ्यूचर जनरेशन को दे सके। क्यों? क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है उसको तो रिप्लेनिश होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, राइट। तो इसने बताया the economic development plans implemented since independence necessarily required increasing amounts of energy to remain operational। हमारी कंट्री को ऑपरेट करने के लिए कितने सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने जो लॉन्च करे, उसके लिए हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो लगेगी। और इसीलिए क्या करा हम लोगों ने, क्या करा, एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट किया कि कैसे भी करके हम लोग जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको यूज करें, कि हम लोग इसको सस्टेनेबल एनर्जी के फॉर्मेट में रखें, मतलब फ्यूचर जनरेशन को एटलीस्ट यूज करने के लिए देकर जा सके हम लोग। India is presently one of the least energy efficient countries in the world। Just imagine, हम लोग जो हैं वो एनर्जी इफिशिएंट क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग उसका प्रॉपर कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर रिजर्व नहीं कर पा रहे, उसको प्रॉपर यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे और इवन प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रहे। तो सोचो कितनी परेशानी हो चुकी है। इसलिए अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट आर ऑल्सो गिविंग सब्सिडीज इन बाय सेटअपिंग ऑफ सोलर पैनल्स इन द हाउस, रूफ टॉप्स ऑफ द हाउसेज एंड ऑल। तो अब क्या बोला जा रहा है कि भाई कैसे भी करके हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर सकें और सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अगर हम लोगों ने अभी सब कुछ कर लिया तो हम लोग इसका सस्टेनेबल यूज नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।